राम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए हम बहुत शानदार क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, MPTST वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024। आपको पता होगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगस्त के महीने में 2024 में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो MPTET, ऐसे बच्चे जो MPTET परीक्षा पास कर चुके हैं और 2018 में जो बच्चे इस परीक्षा में पास कर चुके थे, चयन हो चुका था, क्वालिफाइंग कर चुके थे, वो दोनों प्रकार के बच्चे इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। MPTST बात आपकी समझ में आ रही है? फिर एक बात समझ लीजिए, देखिए जो MPTET पात्रता परीक्षा हुई थी, MPTET जो पात्रता परीक्षा हुई थी 2023 में, ये वाली MPTET जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2, इसको अपन वर्ग 2 भी कहते हैं, और जिसमें लोगों ने क्वालिफाइंग किया था, ये सभी छात्र और ऐसे छात्र जिन्होंने MPTET को 2018 में क्वालिफाइंग कर लिया था, ये दोनों प्रकार के छात्र, ये दोनों छात्र MPTST 2024 जो अगस्त के महीने में होने वाली है, बेटा कब होने वाली है? अगस्त के महीने में, अगस्त 2024। अभी आपने अगर पढ़ा हो तो 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अनाउंस किया है कि इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो लोग क्वालिफाइंग कर चुके हैं वो अगस्त 2024 में चयन परीक्षा देंगे, मध्य प्रदेश चयन परीक्षा देंगे। इसमें अब चयन होना है आपका, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए ये क्लास लेके आए हैं SST के लिए। बेटा क्या लेके आए हैं? SST की एक क्लास लेके आए हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है? तो आप तैयार हो जाइए, इसमें आपको SST के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। बेटा इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब देखिए SST में हम क्या क्या पढ़ने वाले होते हैं, या आपको क्या क्या पढ़ना होता है, बेसिकली आप पहले देख लीजिए। एक तो टॉपिक होता है आपका इतिहास का, एक टॉपिक बेटा काय का होता है? आपका इतिहास का होता है। एक टॉपिक आपका अर्थशास्त्र का होता है। एक टॉपिक आपका राजनीति विज्ञान का होता है, और एक टॉपिक आपको भूगोल का पढ़ना पड़ता है। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? आप देख पा रहे हैं? आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है तो बेटा बता दीजिए बच्चों, कोई आवाज का इशू तो नहीं है? ये 4 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। बोलो बेटा। क्लियर है बेटा कि SST में आप इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल, इन 4 विषयों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक एंशिएंट इंडिया, एक आपका हम मध्यकाल बताएंगे आपको इसमें, और एक आपका हम आधुनिक काल बताएंगे। पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि क्या पढ़ना है तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने परीक्षा के लिए
उस विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्या पढ़ना है वो बहुत कम है और क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ज्यादा है। कई बार हम उनमें उलझे रहते हैं जो नहीं पढ़ना था। मुझे मेहनत की हमने, बट क्या पढ़ते रहे? जो नहीं पढ़ना था। और जो पढ़ना था वो बहुत कम था, नहीं पढ़ पाए। तो बहुत जरूरी है कि हमें ये पता हो कि क्या क्या पढ़ना है। तो इतिहास में तो हम 3 वॉल्यूम पढ़ेंगे, एसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अभी हम सभी सब्जेक्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, फिर एक सब्जेक्ट को लेकर आपको हम क्लास शुरू करेंगे। दूसरा, अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो आपने कई बार देखा होगा कई जगह अर्थशास्त्र लिखा होता है और कई जगह अर्थव्यवस्था लिखी होती है। क्या लिखी होती है बेटा? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो ये सब्जेक्ट तो अपने आप में पूर्ण है, बट ये सब्जेक्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? अर्थव्यवस्था किसकी? जापान की, पाकिस्तान की, भारत की। अगर यहां हम कोई एक वर्ड लगा दें, भारत लगा दें, तो भारत की अर्थव्यवस्था, अब ये पूरा विषय हो गया। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम संसाधन, वेल्थ, पैसा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए इसका अध्ययन करना होता है। यानी कि किसी विषय में जब हम पैसे का, वेल्थ का अध्ययन करते हैं, मुद्रा और उसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। वो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट था जो काल उसने लिखा, चाणक्य ने, लेकिन ये अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम संसाधनों और धन और रुपए और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। अब बेटा, संसाधन तो आपको पता है, संसाधन तो बेटा सीमित है। संसाधन तो क्या है? सीमित है। और जो मांग है, डिमांड, वो क्या है? असीमित है। तो इस सीमित संसाधनों को असीमित लोगों के बीच बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना ही अर्थशास्त्र है। बात समझ में आ गई कि सीमित संसाधनों को असीमित लोगों के बीच में बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना अर्थशास्त्र कहा जाता है। ओके। और अर्थव्यवस्था क्या लिखेंगे? जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था। ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। अब अर्थशास्त्र जो होता है, इसका जो अध्ययन था वो किसने आरंभ किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो किसने आरंभ किया? तो एक नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है बेटा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इकोनॉमी के या अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। बेटा क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। इन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, और ये अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पापा कहे गए। यहां तक कोई दिक्कत? कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन और एक सिद्धांत दिया जो कई बार पूछा जाता है कि हस्तक्षेप, एक वर्ड आपने सुना होगा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप में अ वर्ड लगा दो तो मतलब अहस्तक्षेप। राज्य को या सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए
ये सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं लेज़े फेयर। इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा गया। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ेंगे इसमें हम, तो हम फिर बात करेंगे कि इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करेंगे, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी। क्या होता है बेटा? एक हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी की, और एक हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी की। तो इसको हम फिर दो पार्ट में बांटेंगे। क्लियर है? ये दो पार्ट में बांटेंगे। फिर इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। अगर आपको इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजी आ गई तो आपका अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा मांग की आड़ी तिरछी जो लॉच होती है वो क्या होती है, लाफर वक्र क्या होता है, एंजल्स का नियम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि आर्थिक वृद्धि दर भारत में इस बार इतने % रहेगी, ये जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। महंगाई दर इतनी हो गई, खुदरा महंगाई इतनी हो गई। तो ये सारी चीजें हम शब्दावली में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं भारत की आर्थिक शब्दावली। मांग का नियम क्या होता है, से का नियम क्या होता है, एंजल्स का नियम क्या होता है, मांग की आड़ी मांग लॉच क्या होती है, तिरछी लॉच क्या होती है। इस तरह के जो सवाल हैं वो यहां पढ़ते हैं। और कुछ इकोनॉमिक थिंकरों के बारे में पढ़ा जाता है, जो आर्थिक चिंतक हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास में, अर्थशास्त्र के विकास में अपना रोल प्ले किया है। ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद हम इकोनॉमी की, इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है इकोनॉमी का, उसमें हम आपको पढ़ते हैं कृषि। आपको पता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बोन मैरो है। तो कृषि के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि क्या होती है, फसलें क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी की किन किन भागों में हम बांट सकते हैं क्रॉप्स को, जैसे उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें। बात समझ में आ रही है? या फिर मौसम के अनुसार क्रॉप्स का जो वर्गीकरण होता है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे कंटूर कृषि क्या होती है, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, डेयरी फार्मिंग क्या होती है। भारत के प्रमुख राज्य जहां फसलों का मैक्सिमम उत्पादन होता है, कई बार पूछते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस फसल के लिए जाना जाता है। फिर हम पढ़ते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य के बारे में पढ़ा होगा आपने। अभी कुछ साल पहले ही दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में किसानों ने भारत सरकार के खिलाफ अगेंस्ट विद्रोह किया था, प्रोटेक्ट किया था, वो इसी को लेकर किया। सुना है कृषि कानून के बारे में? तो एमएसपी क्या होता है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहां कहां पर हैं। तो ये पूरा टॉपिक हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें तो कृषि के बाद हम बात करें तो भारत में जो उद्योग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं इकोनॉमी में। आपको पता है कि सीएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई पार्ट में बांटा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इकोनॉमी में तो और भी सेक्टर आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि आती है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, और तृतीय क्षेत्र में सर्विसेज आती हैं, सेवा क्षेत्र है। आज भारत के राष्ट्रीय उत्पाद में या जीडीपी में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो सर्विस सेक्टर की ही है। तो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भारत में उद्योगों का विकास कैसे कैसे हुआ, प्राचीन काल से कैसे विकास हुआ, मिडिवल पीरियड में क्या स्थिति थी, और आधुनिक काल में जब अंग्रेज भारत में आए तो इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी, और आजादी के बाद हमने भारत में उद्योगों का विकास कैसे किया, और आज उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, उद्योगों का कितना विकास हुआ है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद जो अगला टॉपिक इकोनॉमी में आता है वो आता है बैंकिंग सेक्टर का। आजकल बैंकिंग इकोनॉमी भी काफी आ रही है।
तो बैंक्स क्या होते हैं, बैंक और नॉन बैंकिंग संस्थाओं में क्या अंतर होता है, भारत में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, फिर बैंकों के क्या क्या प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा भारत में जो बैंकिंग है सबसे टॉप पर कौन है, आरबीआई है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। फिर बैंकिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे बैंक जो सीआरआर के अधीन होते हैं, कैश रिजर्व रेशो के अधीन होते हैं, उन्हें हम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कह देते हैं, और जो एसएलआर के अधीन होते हैं उन्हें हम नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। या ऐसे बैंक जिनको आरबीआई ने अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल किया है, ऐसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे हम बात करें कि एक तो आपका एसबीआई होता है, आपने नाम सुना होगा, या ऐसा कर लेते हैं, इसको और विस्तार से बात कर लेते हैं। एक सरकारी बैंक और एक निजी बैंक, बड़े विस्तार से अपन चर्चा करेंगे इस संबंध में। गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। तो ऐसे बैंक पब्लिक बैंक होंगे जिनमें मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग सरकार की होगी। सरकार दो तरह की है भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार। तो मिनिमम 51% जो अगर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है तो वो सरकारी बैंक है जाएंगे, और अगर 51% शेयर होल्डिंग निजी क्षेत्र की है तो उसे हम निजी बैंक कहेंगे। बात समझ में आ रही है। आगे बात करें तो पब्लिक बैंक जो है ये हो गए और निजी बैंक ये हो गए। अब पब्लिक बैंक जैसे आपको पता है एसबीआई है ना, पहले बहुत सारे पब्लिक बैंक हुआ करते थे, लेकिन जब से अभी भारत में जो सुधार हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, अभी 12 बैंक बचे हैं पब्लिक सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जो निजी बैंक हैं वो दो तरह के हो जाएंगे, एक वो बैंक जो भारतीय निजी बैंक है और एक वो बैंक जो विदेशी निजी बैंक है। तो ये तो हो गए आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, भूमि विकास बैंक होते हैं, इनके बारे में भी। और भारत में निजी बैंक खोलने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे 500 करोड़ की पूंजी होना चाहिए। ऐसे बैंक जो प्राइवेट क्षेत्र में खोले जाएंगे उनको 40% लोन जो है कृषि क्षेत्र को देना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अभी आईडीएफसी बैंक खुला है, बंधन बैंक खुला है, ये भारत के सबसे लेटेस्ट प्राइवेट बैंक हैं। इससे पहले यस बैंक था भारत में, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो ये बैंकिंग सिस्टम पढ़ा जाता है। फिर कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है, डीडी क्या होता है, चेक क्या होता है, ईसीएस क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, इस तरह की चर्चा अपन करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। और फिर सबसे लास्ट में इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम, दुनिया के जो आर्थिक संगठन हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आईएमएफ होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, आईडीए होता है, आईएफसी होता है, एडीबी होता है, अभी कुछ एडब्ल्यूआईबी जो अभी चीन ने स्थापित किया है, इस तरह का बैंक है।
ब्रिक्स बैंक है या इसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और कुछ आर्थिक थिंकर्स हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपका पूरा अर्थशास्त्र का टॉपिक है जो हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चा आपको समझ में आ रहा है कि हम केवल ये देख रहे हैं कि इन सब्जेक्टों में क्या है। केवल अर्थशास्त्र लिख देने से हमें यही नहीं पता होता कि इसमें पढ़ना क्या है। अब हम थोड़ी सी बात करें राजनीति के बारे में। राजनीति विज्ञान या इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। आपने कई बार देखा होगा ये आपने चूंकि आर्ट के विषय पढ़े होंगे, एसएसटी पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा इसको अपन एक तो वो पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधाराएं या राजनीतिक विचारक, जो हम पॉलिटिकल थिंकर कहे जाते हैं। और एक टॉपिक होता है भारतीय संविधान का। एक टॉपिक क्या होता है? संविधान का। तो राजनीति विज्ञान या राजनीति क्या होता है ये तो अपन जानते ही हैं, या राजनीति शास्त्र ये जो है, या राज्य व्यवस्था एक ही वर्ड है जिसको लोग अलग अलग राज्य व्यवस्था भी कह देते हैं, राजनीति विज्ञान भी कह देते हैं, पॉलिटिकल साइंस या संविधान भी, पॉलिटिकल साइंस और संविधान भी कह देते हैं। तो जो राज्य को चलाने वाली जो व्यवस्था है उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पढ़े होंगे जो हमारी परीक्षा में, राज्य क्या होता है, राज्य के आवश्यक अंग क्या होते हैं, राज्य की परिभाषाएं क्या होती हैं। कुछ पॉलिटिकल थिंकर जैसे कि आपने चाणक्य का नाम सुना, कार्ल मार्क्स का नाम सुना, लेनिन का नाम सुना, रूसो का नाम सुना, मार्क्से तुंग के नाम सुने। इन विचारकों के बारे में पढ़ा जाता है और एक संविधान के बारे में पढ़ा जाता है ना बच्चों? बात आपकी समझ में आ रही है बेटा? ये जो है यहां पढ़ा जाता है संविधान में। और संविधान की हम बात करें तो संविधान तो क्या होता है आप बच्चों जानते ही होंगे कि किसी भी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो लॉ बनाया जाता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। भारत का भी एक संविधान है जो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो आपको इसमें पढ़ना है। संविधान में जो है अभी 25 पार्ट हैं, इसमें आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, अमेंडमेंट वगैरह पढ़ने पड़ते हैं या चलिए। और इसके बाद इसमें आपको भूगोल विषय पढ़ना पड़ेगा। भूगोल मतलब एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, इसके अलावा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। ये भूगोल के दो पार्ट रहेंगे आपके। एक पार्ट रहेगा आपको जो पढ़ना है वो होगा विश्व का भूगोल, और एक भाग पढ़ना पड़ेगा भारत का भूगोल। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। विश्व के भूगोल की बात करें तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो पहला पार्ट होगा आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सौर मंडल जो आप पढ़ेंगे, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिए हैं वो किसने दिए, है ना? ब्रह्मांड के सिद्धांत क्या क्या हैं, या अभी कौन सा सिद्धांत सबसे पॉपुलर है? आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है ना? ये पढ़ेंगे। फिर हम सौरमंडल क्या होता है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, भाई सौरमंडल में क्या क्या होता है। हर तारे का अपना सौरमंडल है, तो सूर्य का भी अपना एक सौरमंडल है। सूर्य मतलब तारा पढ़ेंगे पहले आप, तारा, फिर ग्रह पढ़ेंगे, फिर उपग्रह पढ़ेंगे, फिर अवांतर ग्रह पढ़ेंगे, तारा ग्रह, अवांतर ग्रह, फिर पुच्छल तारे पढ़ेंगे,
ये सौर मंडल का पार्ट होगा। सौर मंडल के बाद जो अगला चैप्टर होता है पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी का जो आंतरिक संगठन है इसके बारे में पढ़ा जाता है। पृथ्वी के नीचे कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हम पृथ्वी के अंदर कौन सी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनका क्या क्या कल्चर कैरेक्टर है उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो भूकंप हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनो हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और विश्व के जो महाद्वीप हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। महाद्वीप और महासागरों के बारे में आपने सुना होगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये। और फिर हम भारत का बात करते हैं, भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत का जो प्राकृतिक जो विभाजन है, जो भौगोलिक विभाजन है, उसका अध्ययन करते हैं। भारत को भौगोलिक रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनके पार्ट की क्या क्या विशेषता है। जैसे भारत का हिमालय प्रदेश है, भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, भारत का दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, भारत के तटीय भाग कौन से हैं, तटीय प्रदेश कौन से हैं, भारत में कितने द्वीप हैं, ये भारत का भौगोलिक विभाजन होता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत की जो क्लाइमेट है, भारत में मौसम क्या है, कैसे कैसे मौसम चेंज होता है, वर्षा क्या है, वर्षा कैसे कैसे होती है, बादलों का निर्माण, भारत में वर्षा किस मानसून से ज्यादा होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारत में मिट्टियां, ट्राइब्स भारत के जनजातियां बोलते हैं। फिर भारत में नदी घाटी परियोजनाएं, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स जो राष्ट्रीय पार्क हैं, अभयारण्य हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके जो विषय हैं जो पढ़े जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल ये 4 विषय हैं जिनको हम पढ़ते हैं। किसमें बेटा? आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब हम इसमें से हम पहला टॉपिक की हम बात करते हैं जिसका नाम है इतिहास। आपको मैंने चारों टॉपिक का सिलेबस बता दिया है और चारों टॉपिक में क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना होता है इसके बारे में बात कर लिए हैं। अब हम इतिहास के रूप बारे में बताते हैं कि इसमें आपको कहां से कहां तक का भाग पढ़ना है। देखिए इतिहास तो आप जानते हैं, इसका जो आरंभ कैसे हुआ, इसके जनक कौन है, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास का सिलेबस क्या है। तो जनक तो बेटा पता ही है, मैं आपको एक बार और लिख देता हूं। यहां पर हेरोडोटस है और इनकी जो बुक है उसका नाम है बेटा हिस्टोरिका और ये जनक कहे जाते हैं। और इतिहास क्या होता है बेटा? ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं और प्रामाणिक भी हैं। पास्ट में होने वाली प्रत्येक घटना को हम इतिहास नहीं कहेंगे, केवल वो घटनाएं इतिहास कही जाएंगी जो प्रामाणिक हैं। ओके। और इसका आरंभ एक ग्रीक के राइटर थे हेरोडोटस, उन्होंने किया था और उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ये बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा तरीका कि क्या क्या है इसमें। तो देखिए बेटा, भारत आपका जो सिलेबस है इसमें एक पार्ट का हम नाम देंगे प्राचीन काल और एक पार्ट का नाम देंगे हम, बड़े ध्यान से सुने, अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं, मध्यकाल, और एक का नाम हम देंगे आधुनिक काल। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने इतिहास का काल विभाजन कर लिया। क्या कर लिया बेटा? इतिहास का काल विभाजन कर लिया। देखिए तो प्राचीन काल जो है ये हम भारतीय राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय भारत के प्रारंभ में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे। तो और जो विदेशी आक्रमण हुए भी वो भारतीय कल्चर में डाइजेस्ट हो गए। जैसे आप बात करें कि प्राचीन काल में सिकंदर आया,
आपने पढ़ा होगा सिकंदर यूनान का था, उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो यूनानी भारतीय कल्चर में डाइजेस्ट हुए। इसके बाद भारत पर शकों ने आक्रमण किया, जैसे रुद्रदामा का नाम सुने होंगे, शक शासक था, ये भी भारतीय कल्चर को अपना लिया। यानी कि प्राचीन काल में भारत की सांस्कृतिक डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि जितने भी विदेशी भारत में आए सब भारतीय कल्चर में डाइजेस्ट हो गए। हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया। इसलिए हम बात करते हैं कि ये जो प्राचीन काल है भारत में हिंदू राजाओं का इतिहास है। जो कुछ भी विदेशी थे वो भारत आए तो भारतीय कल्चर में डाइजेस्ट हो गए। लेकिन जब मिडिवल पीरियड में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तो भारत में मिडिवल पीरियड का आरंभ हुआ, मध्यकाल का आरंभ हुआ। हालांकि मिडिवल पीरियड में जो मुस्लिम आक्रांता थे वो बहुत पहले से आने लगे। यानी कि भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में हो गया, सिंध पर हुआ था। आप जानते हैं सिंध के बारे में, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा अभी पाकिस्तान में है। अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये कहा भी, अपील भी किया था कि भारत के राष्ट्र नेशनल एंथम से सिंध पर हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी साझा संस्कृति है तो इसको नहीं हटा सकते। तो सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का जो शासक था वो राजा दाहिर था, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर, इस पर आक्रमण किया। लेकिन इसके फिर एक लंबे समय तक भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। इतिहासकार लेनपुल कहता है कि सिंध विजय एक घटना मात्र थी, क्योंकि इसके बाद एक लंबे समय तक भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। आप देखिए कि 712 से 1000 तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। और फिर 1000 में आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी, इसने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन गजनवी का उद्देश्य भी उस समय केवल लूटपाट करना था और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। मतलब भारत में अपने एम्पायर की स्थापना करना इसका पर्पज नहीं था, क्योंकि इसको पता था कि भारत सोने की चिड़िया है और उसको पैसा चाहिए था, धन चाहिए था। तो उसने भारत को लूटने का योजना बनाया और 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। बेटा कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। और भारत को 17-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। बेटा हम तो पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए, 17 बार, और हर बार उसने लूटा। उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विजय रही वो सोमनाथ मंदिर की आक्रमण था, जो 1025-26 में हुआ था, और ये इसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ अभी गुजरात में है। भारत का सबसे प्राचीन 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे प्राचीन सोमनाथ है। ध्यान रखना कि भारत में अभी कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो भगवान सोमनाथ गुजरात के हैं। तो उसी पर आक्रमण किया और बहुत सारा खजाना यहां से लूट के ले गया। कहते हैं 600 मन तो हीरे जवाहरात ले गया था। इतना धन ले गया कि अफगानिस्तान में मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रा का मूल्य खत्म हो गया। इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि जो गजनवी ने लूटा वो गौरी के समय जो खाद्यान्न गजनवी लूट के ले गया वो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के समय तक यूज होता रहा। बताइए कितनी बड़ी लूट हुई होगी। लेकिन उसका पर्पज केवल लूट करना था, अपना एम्पायर स्थापित करना नहीं था। लेकिन इसके बाद, इसके कुछ समय बाद, उसी जगह जहां पर महमूद गजनवी का राज्य था, क्योंकि गजनवी के बाद उसके वंश में योग्य बच्चे पैदा नहीं हुए। और बेटा ये आप जानते हैं किसी भी देश और किसी भी परिवार का विकास उसमें होने वाले योग्य बच्चों पर डिपेंड करता है। अरे 4 से नहीं हो, 1 हो, बट योग्य हो। तो अगर वो योग्य है तो पूरे परिवार को, पूरे देश को कहां से कहां पहुंचा देगा।
और अगर योग्य नहीं हुआ तो 4 भी होंगे तो भी सत्यानाश कर देंगे। भारत का इतिहास साक्षी है, जितने भी एम्पायरों का पतन हुआ उसमें से उनके पतन में एक महत्वपूर्ण रोल था अयोग्य उत्तराधिकारी। ये कटु सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वही हुआ, गजनवी के बाद उसके वंश में योग्य उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुए और धीरे धीरे गजनवी एम्पायर समाप्त हो गया और उसी अवशेषों पर एक नया राज्य स्थापित हुआ जिसे हम बोलते हैं गौरी का राज्य, या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। गौर वंश, पहले गजनवी और अब गौर वंश। लेकिन जो गौरी था उसका भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो अपने एम्पायर की स्थापना करना था, क्योंकि गौरी मध्य एशिया के उस लोकेशन पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर पा रहा था, तो उसे एक ऐसे जगह की जरूरत थी जहां पर वो आसानी से अपना राज्य स्थापित कर ले। और उस समय परिस्थितियां भारत में उसके अनुकूल बन गईं। कुछ ऐसे कारण थे भारत में कि हम में आपसी एकता नहीं थी, इसलिए गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि गौरी का जो पहला आक्रमण हुआ 1175 में मुल्तान पर हुआ था। बेटा मुल्तान भी पाकिस्तान में। एक प्रश्न आपसे है कि बता दीजिए कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो भैया मुल्तान पर आक्रमण किया, लूट के चला गया। इसके बाद उसने और भी आक्रमण किए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण गौरी के भारत में है वो है जो आपने पढ़े होंगे 1191 और 1192। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं जो उसने लड़ी। इसे हम बोलते हैं तराइन का फर्स्ट वनडे, तराइन का प्रथम युद्ध, और इसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इसे हम क्या बोलते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध। और इन्हीं युद्धों में भारत के भाग्य का निर्णय हुआ। यह भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। यह भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। कौन से बेटा? तराइन के युद्ध। पहला कब है बेटा? 1191 में है और दूसरा कब है? 1192 में है। यहां पर बेटा कौन है? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम राय पिथौरा भी कहते हैं, या पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और बेटा यहां पर भी है गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पहला आक्रमण 91 में हुआ तराइन में, और तराइन बेटा कहां पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा वो जमीन है जहां पर भारत के बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। बेटा महाभारत भी हरियाणा में हुआ, जहां कुरुक्षेत्र है। पानीपत भी हरियाणा में हुआ, जो उसके बाद होंगे पानीपत के युद्ध। और तराइन भी हरियाणा में हुआ, और तराइन में भारत के भाग्य का निर्णय हो गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध से केवल चौहानों का ही नहीं, भारत से हिंदू राज्य का समापन हो गया। हिंदू राज्य का समापन हो गया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, और बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हम विषय पढ़ेंगे तब बताएंगे। उनको गजनी ले जाया गया, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, जो अभी तक डाउटफुल है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान का विजय अभिषेक हुआ था और गौरी भाग गया, और इधर पृथ्वीराज चौहान का ब्याह हो गया संयोगिता के साथ। आपको पता है कि संयोगिता, आपको पता है कि संयोगिता जो है एक राजकुमारी थी।
ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में कुछ था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जो कुछ भी था, तो संयोगिता का जब स्वयंवर हुआ तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भरे मंडप में से उठा लिया था। यह बहुत बड़ी गलती हुई थी इतिहास में। कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। खैर, तो द्वितीय युद्ध में फिर वही हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान की शादी हो गई और गौरी 1 साल तक सोया नहीं, उसे भारत पर अपना एम्पायर स्थापित करना था, और 92 में वो फिर आधमका। पृथ्वीराज चौहान ने फिर लड़ाई की, लेकिन यहां पर गौरी की विजय हुई और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। इसलिए इससे चौहानों का ही नहीं, भारत से हिंदू राज्य का समापन हो गया। आप देखिए 1192 के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय होंगे जो दिल्ली गद्दी पर बैठेंगे। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का। एक छोटी सी गलती पृथ्वीराज चौहान से हुई कि इन्होंने संयोगिता को भरे मंडप से उठा लिया। अब बताइए किसी की लड़की को आप भरे मंडप से उठा लेंगे तो क्या होगा? मौजन निकाल लेगो यार, और मौजन नहीं होगी तो भैया किसी को सुपारी दे देगा। तो वही हुआ, संयोगिता के पिता ने गौरी को सुपारी दे दिया। गौरी भारत पर आक्रमण करने चाहता ही था। खैर, तो ये भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। फिर गौरी के बाद धीरे धीरे ये मुस्लिम एम्पायर आगे बढ़ा। गौरी के कोई पुत्र नहीं था, तो उसका जो गुलाम था ऐबक, ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की जो अयोग्य उत्तराधिकारी रजिया, उसमें एक योग्य उत्तराधिकारी रही, फिर बलबन, और इस पीरियड को हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, जो 1206 से 1526 तक रहा। फिर गुलाम वंश पहले, फिर खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। 1526 में जब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, तो भारत पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का आक्रमण हुआ। भारत पर तो आक्रमण प्राचीन काल से ही होते रहे। ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान का दिल तो पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। हम कभी बाहर लूटने के लिए नहीं गए, लेकिन भारत पर विदेशी लगातार आक्रमण करते रहे। और इब्राहिम लोदी ने पानीपत के मैदान में, बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया 21 अप्रैल 1526 को। और भारत में एक नए वंश का आरंभ हुआ, जिसे हम बोलते हैं मुगलिया एम्पायर, मुगल वंश। और 1526 से 1707 तक महान मुगलों का समय हुआ, और मुगलों में एक से एक योग्य उत्तराधिकारी पैदा होते रहे औरंगजेब तक। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, फिर जहांगीर उर्फ सलीम, और फिर अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण सानी शाहजहां, और फिर आलमगीर प्रथम औरंगजेब। मार्च 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई महाराष्ट्र में, और महान मुगलों का समय खत्म हो गया। फिर उत्तरकालीन 11 मुगल बादशाह रहे, जो अयोग्य थे, नाकारा थे, और भारत में शुरू हुआ यूरोपियन लोगों का आगमन। यूरोपीय लोग भारत में व्यापार के लिए आए थे, और इसी समय भारत में आने के लिए समुद्री रास्तों की खोज हुई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा ने भारत आने का रास्ता खोज लिया और केरल में कालीकट पहुंचा। बहुत सारा धन वापस लेके गया यहां से पुर्तगाल। कहते हैं 60 गुना अधिक कमाया उसने, इससे और भी व्यापारी आना शुरू हो गए। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए, और डचों के बाद भारत में अंग्रेज आए, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। डचों ने पुर्तगालियों को भगा दिया, डचों को अंग्रेजों ने भगा दिया। बेदरा के युद्ध में 1760 में बेदरा का युद्ध हुआ, और डच फाइनली हार गए और भारत छोड़ दिया। अब बचे 2 लोग, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 1764 में बांडीवास का युद्ध हुआ,
और जिसमें फ्रांसीसी फाइनली हार गए और पेरिस संधि हुई, जिसमें डिसाइड हुआ कि फ्रांसीसी या तो भारत छोड़ देंगे और अगर भारत में रहेंगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसने अंग्रेज एम्पायर को कोई तकलीफ हो। और अब बचे केवल अंग्रेज, और अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। लेकिन कभी यह नहीं कहा गुलाम बना लिया, उन्होंने कहा व्हाइट मैन बर्डन, सफेद व्यक्ति दुनिया को सुधारने के लिए, भारत को सुधारने के लिए आया है। लेकिन हमें धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, हमने अपने अधिकारों की बात की और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने नेशनल मूवमेंट आरंभ किया। इसमें कई भारतीय लोग शहीद हुए। आजादी के लिए दो तरह की धाराएं थीं, एक अहिंसा की और एक हिंसा की। और 15 अगस्त 47 को हमें विभाजित आजादी प्राप्त हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को मुकम्मल आजादी मिली। कहते हैं कि आधी रात को मिली थी आजादी, सवेरा अभी तक नहीं हुआ और भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र के रूप में आजादी प्राप्त हुई। तो ये बच्चों इतिहास का है विषय। तो ये 4 टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताया कि हमें वर्ग 2 के लिए एसएसटी में कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे और उन विषयों में क्या क्या सिलेबस होगा। अब आपका थोड़ा सा टेस्ट ठीक हो गया होगा। कल हम भारत का इतिहास का जो पहला पार्ट है प्राचीन काल, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको और वहीं से आपका क्लास आरंभ हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी अपना कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसे छात्र जो आपके साथ के हैं और जिन्होंने ये चयन परीक्षा पास कर ली है और अगली परीक्षा में बैठने की एलिजिबिलिटी है, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि वो भी क्लास से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। चलो बच्चों, कल मिलते हैं 8 बजे। जय श्री राम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।